नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। लगातार महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और हम रोजाना इस तरह का मंथन चिंतन कर रहे हैं अपने कार्यक्रमों में। रोज टुकड़े टुकड़े करके लाश फेंकी जा रही है, चाहे वो श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ दिल्ली में, चाहे वो आयुषी मर्डर केस हो जिसमें दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, सूटकेस में हाईवे के किनारे शव मिला, लखनऊ में निधि के साथ जो कुछ भी हुआ, इस तरह की खबरों की कमी नहीं है। जबलपुर में रिजॉर्ट के रूम नंबर 5 में क्या हुआ, किस तरह से हत्या की गई, आजमगढ़ में किस तरह से एक प्रेमी ने, सन की प्रेमी ने एक लड़की की हत्या कर दी, 10 साल का उनका प्रेम था। इसी तरह से बिहार में 6 टुकड़ों में लाश बरामद हुई है। यानी आप अगर गौर से पढ़ें पिछले करीब हफ्ते भर की खबरें, तो आपको शहर दर शहर इस तरह के अपराधों की एक लंबी फहरिस्त मिलेगी। क्या मानसिकता काम कर रही है इस तरह के अपराधों के पीछे, और कौन लोग हैं जिनको खौफ नहीं है, कौन लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं बची, यह बड़ा सवाल है। और इसलिए राष्ट्रहित में हमने ये महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। बहुत सारे लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक सनक है, ये एक मानसिक बीमारी है। कुछ लोग कानून को दोष दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार का इकबाल बुलंद नहीं है, कानून का इकबाल बुलंद नहीं है, पुलिस वालों से लोग डर नहीं रहे। अलग अलग तरीके से इनकी समीक्षा की जा रही है इन घटनाओं की। कुछ लोग इसको लव जिहाद का एंगल भी बता रहे हैं, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है इन घटनाओं को। कुछ लोग इसको ऑनर किलिंग से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि कुछ हत्याएं इस तरह की भी हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है हमारे समाज में, और क्या वाकई में कानून इतना लचर, इतना ढीला और इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहा है कि लोगों में इसका खौफ नहीं बचा? यह हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप सिलसिलेवार घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो आपको यह एक पैटर्न सा दिखाई देता है। एक घटना होती है, उसके बाद दूसरी घटना होती है, तीसरी घटना होती है, और उस पैटर्न को आरोपी दोहराते हुए दिखाई देते हैं। मैंने पहले भी इस कार्यक्रम में इस मुद्दे पर डिबेट की है, और आज एक बार फिर से इस पर बात करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि पहली घटना दूसरी वाली से जितनी विभत्स होती है, तीसरी उससे ज्यादा विभत्स होती है। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और कौन सी मानसिकता इसके पीछे काम कर रही है? ऐसा नहीं है कि ये अभी से शुरू हुआ, होता रहा है पहले भी, लेकिन अब इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इन घटनाओं की लगातार जो इसका पैटर्न है वो बेहद गंभीर संकेत दे रहा है, और हमारे समाज के लिए भी, हमारे कानून के लिए भी, हमारी न्यायपालिका को भी इस विषय में सोचना होगा। हमने जब निर्भया के केस के बाद खूब सारी डिबेट की और हमारे कानून में जो तब्दीलियां की गईं, उसके बाद ये उम्मीद जगी थी कि शायद आने वाले समय में ऐसा ना हो, शायद इसको लेकर लोगों में डर पैदा हो। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस ने वो सारी उम्मीदें खत्म कर दी, उम्मीदों पर पानी फेर दिया। श्रद्धा मर्डर केस उससे ज्यादा खौफनाक निकला जो निर्भया के साथ हुआ। उसमें भी कई सारे एंगल, लखनऊ में निधि की हत्या हो, जबलपुर में एक लड़की की हत्या हो, अभी मथुरा में एक लड़की की हत्या हो, ये हत्याएं और इनके पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने अपने कार्यक्रम में राष्ट्रहित में एक खास पैटर्न को आमंत्रित किया। हम उनसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्र में बेटियों की इज्जत, बेटियों को बचा पाना, न सिर्फ भ्रूण हत्या के मामले में आप देखें, वहां पर भी एक संघर्ष चल रहा है कि बेटियों को बचाया जाए। उसके बाद बेटी जब बड़ी होती है तो उसको पढ़ाया जाए, जब वो पढ़ लेती है तो फिर उसको इस तरह के हैवानों से बचाया जाए। तो ये बहुत लंबी एक लड़ाई सी मालूम होती है। लेकिन ये लड़ाई क्यों हो गई है? हम कानून को दोष दे रहे हैं कि कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, या कानून में जो तब्दीलियां की गई वो उस तरह से अमल में नहीं लाई जा पा रही हैं। हम समाज को दोष दे रहे हैं कि समाज की मानसिकता बदल रही है, क्योंकि समाज के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उस पर हम बहुत ध्यान नहीं दे रहे, या उस पर हम ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस कर रहे। श्रद्धा मर्डर केस में जो तमाम अभी तक की जानकारी निकल कर आई है, उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर लोग अपने अपने तरीके से उसका एनालिसिस कर रहे हैं। एक वेब सीरीज का जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि वेब सीरीज को देखकर उसने हत्या को अंजाम दिया। लोग लिव इन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई लिव इन में जो लोग रहते हैं उनको नए सिरे से इस रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए। तो ये है क्या,
इसको समझने के लिए हमने एक खास पैनल को आमंत्रित किया है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में ताहिरा हसन जी जुड़ेंगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ मनोज सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। संतोष दुबे आम आदमी पार्टी से हैं और कांग्रेस से इशरत जी जुड़ रही हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और ये जो कुछ भी हो रहा है इसको हम समझने की कोशिश करें। राजनीति भी अपने अपने तरीके से, हालांकि इस पर किसी इस तरह के बयान की उम्मीद भी नहीं है, बयान आया भी नहीं है। ताहिरा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप पहले भी मेरे साथ इस तरह की डिबेट्स में रही और इस मसले पर हमने एक, जो दिल्ली में हुआ उस पर हमने एक डिबेट की थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इसके पीछे की मानसिकता को समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। पुलिस भी अपने तरीके से इसको एनालिसिस कर रही है। अब इसमें आप कानून को दोष देंगी, सोसाइटी को दोष देंगी, या फिर ये एक पैटर्न चलता है कि कुछ दिनों बाद ये पैटर्न खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा पैटर्न आएगा? क्योंकि ये बहुत डरावना है जो कुछ भी है। नहीं, देखिए, पहली बात कि जो श्रद्धा का बाबरी हॉरिफिक जो मर्डर हुआ है, इसमें 35 टुकड़ों में काट के उस महिला को जिस तरह से उसने डिस्पोज ऑफ किया, पहले फ्रिज में रखा, फिर तो पूरा लोगों को सबको पता है कि जिस तरह से ले जाके 2 बजे रात में उस जंगल में, दिल्ली में महारानी की जंगल में डाल के आता था, तो इससे लगता है कि कितना ज्यादा क्रूअल था, सैडिस्ट नेचर था, सैडिस्ट प्लेजर उससे वो हासिल करता था। लेकिन सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग इसको एंगल दे रहे हैं लव जिहाद का और एंगल दे रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रहती, वो कहीं ना कहीं श्रद्धा के केस को डाइल्यूट करना चाहते। श्रद्धा को जस्टिस मिले, एक एक एविडेंसेस, पुलिस फ्रेजाइल एविडेंसेस को कलेक्ट करे, उसके पिता का डीएनए कलेक्ट सैंपल ले लिया गया है, फिर उससे मिलाया जाए, ये बात होना चाहिए। छावला गैंग रेप केस की तरह लैक ऑफ एविडेंसेस पे ये दरिंदा छूट होना जाए, सारा एम्फेसिस इस पर होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप को तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड दे चुकी है इजाजत। और दूसरी बात कि 2014 29 सितंबर का जो हाई कोर्ट दिल्ली का जो ऑब्जर्वेशन है उसको पढ़ना चाहिए। कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने क्या कहा, क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने कहा मैरिड वीमेन आर सेफर ऑन द स्ट्रीट देन मैट्रिमोनियल होम्स। आप सोचिए, इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का कि हाँ, उस वक्त जो केसेस आ रहे थे हाई कोर्ट दिल्ली में, उसमें मोस्टली जो विक्टिम थी वो महिला थी, मैरिड, और जो क्राइम का प्लेस था वो उसका ससुराल था। तो 4 दीवारी में देखिए, जिस वक्त हम महिलाएं लड़ रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए, उस समय ये आवाजें पुरुष प्रधान समाज से आती थी कि महिला तो सबसे ज्यादा सुरक्षित 4 दीवारी में होती है। ये तो हम महिलाओं ने उन्हें मानने पर मजबूर किया और संसद ने कानून बनाया 2005 में। तो ये कानून तो हमारे पास है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस जब होता है तो उसको प्राइवेट समझा जाता है, प्राइवेट मैटर। यहां भी लोगों ने कहा श्रद्धा के यहां से आवाजें आती थी, यानी कि वो एब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रही थी। उसने अपने पेन को, अपनी तकलीफ को अपने दोस्तों से शेयर किया। जो चैट उसका निकाला पुलिस ने, उसको पढ़िए पूरा। उसमें उसने बताया कि 2 साल पहले उसको इतना मारा था कि वो बेड से उठ नहीं सकती थी। उसने अपने मैनेजर को लिखा कि आई कांट कम बिकॉज आई कांट गेट अप ऑफ द बेड, और वो हॉस्पिटलाइज हुई 2 दिन। लेकिन वहां भी उसने बताया नहीं, क्योंकि जब हमारी बिटियां इंटरफेथ मैरिज करती हैं तो पेरेंट्स भी सारी टाइज तोड़ देते हैं, उनको डिसोन कर देते हैं, अकेलापन होता है वहां पर। वो किससे कंप्लेंट करें जाके? जबकि इस महिला ने पढ़ी लिखी थी, इसने अपने दोस्तों से सबने शेयर किया। तो एक किसी दोस्त ने कहा भी उसमें था कि वो गया, उसे फटकारा। डांटने फटकारने की जरूरत नहीं थी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आप एफआईआर दर्ज कीजिए, क्लॉज होता है, उसमें होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके अंदर एफआईआर दर्ज होना चाहिए था और उसके बाद एक्शन होना चाहिए था। हम लोगों को भी नहीं। ताहिरा जी, देखिए, एक श्रद्धा का मामला ही नहीं है, अभी एक लाश और मिली है, वो भी टुकड़ों में मिली मथुरा में, और उसमें बताया जा रहा है कि उनके माता पिता की गिरफ्तारी हुई। जबलपुर में एक मामला हुआ, बिहार में एक मामला हुआ, लखनऊ में एक मामला हुआ। ये तो घटनाएं लगातार, ऐसा लग रहा है कि एक घटना खत्म होती है, दूसरी घटना भी तुरंत हो जा रही। ये तो एक पैटर्न सा बन गया है और इसके पीछे
आप किसको कसूरवार ठहरा रही हैं? भाई कानून को अगर दोष दें तो कानून कह रहा है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं। अपनी पत्नी को मारा रिजॉर्ट में ले जाके, हाँ, और हाँ, फिर उसका वीडियो बनाया जब वो सांस के लिए तड़प रही लेने के लिए। आप सोचिए सैडिस्ट नेचर है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ये लंबा डोमेस्टिक वायलेंस चला होगा। मैं मैरिड वीमेन के लिए कह रही हूँ कि ये प्राइवेट बात नहीं है। अगर कहीं आप आवाजें सुनते हैं कोई मार रहा है, कोई बिटिया हमारी एब्यूसिव रिलेशनशिप में है, इंटरवीन कीजिए। सोसाइटी का भी काम है कि इंटरवीन करे। हाँ, पुलिस हर दरवाजे पे नहीं खड़ी है। संतोष जी चूंकि आपकी सरकार दिल्ली में है और दिल्ली की घटना सब चैनल्स पे छाई हुई है और लोग अपने अपने तरीके से उसको उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कानून अपना काम नहीं कर रहा था, या कानून इस मामले में या इस तरह की घटनाओं में काम नहीं कर रहा है? कहां तक कानून को दोष देना ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कानून की बात होती है। अनम्यूट कर लीजिए संतोष जी, आपसे सवाल। संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए। हाँ, आपसे ही सवाल है मेरा कि कानून के कहां तक दोषी है इस तरह की घटनाओं के लिए, क्योंकि कानून तो कह रहा है भाई हम काम कर रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं हम तो काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कानून का जब तक कानून के पास कोई जाएगा नहीं, पुलिस के पास कोई जाएगा नहीं, तब तक पुलिस तो नहीं देख रही है कहाँ पे क्या घटना हो रही है। तो पुलिस का भी कहना अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसके लिए जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं, समाज को स्वयं एक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरीके से 35 टुकड़े होना, इससे तो यह जाहिर होता है ना कि आप मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है। वो तो ऐसी चीजें पहले दिन तो हुई नहीं होगी, इसके पहले भी उस लड़की के साथ मारपीट हुई होगी, या उसके साथ जो है कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी, तो उसको जो संभलना चाहिए था। अगर नहीं संभल रहे हैं आप और ये सब चीजें जानने के बाद भी साथ में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं खुद लोग एक दूसरे को। नहीं, ये चीजों को तो रोकने की आवश्यकता है ना। हाँ, अगर ये जो 35 टुकड़े वाली बात है, उसके बाद बहुत सारे ऐसी भी लाशें मिली जिसके 3 टुकड़े, 5 टुकड़े, 6 टुकड़े, इस तरह। ऐसा लग रहा है ये पैटर्न क्या, इसको यही मैं समझना चाह रहा हूं कि इसमें अगर पुलिस सक्रिय हो, या फिर ये ऐसा लगता है कि एक घटना होने के बाद उसको दोहराया जाता है। मैं ये जानना चाह रहा था। लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लड़कियां हैं, मैं नहीं कहता कि लड़कियां गलत हैं, लेकिन उनको भी संभलना चाहिए और उनको भी किसी के करीब होने से पहले, किसी से दोस्ती करने से पहले उसके बारे में समझने की आवश्यकता है ना। करीब होने का मतलब ही होता है कि आपने या तो समझा नहीं, या तो जो है भावनात्मक रूप से आप जुड़ गए और उसके बाद ये नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं कि जिससे लोगों को जो है एक इस चीजों को झेलना पड़ रहा है। तायरा जी कुछ कहना चाह रही हैं? कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा समाज को। नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, जब अरेंज मैरिजेस में ये सब चीजें हो रही, 2014 में जो मैंने बताया, वो दिल्ली हाईकोर्ट के पास इतने केसेस आ रहे थे जिस पर ऑनरेबल जजेस ने अपना ऑब्जर्वेशन किया था। जहां लड़कियां अपनी मन से करती हैं, अपनी खुशी से करती हैं, वहां पे सवाल ज्यादा उठते हैं। मेरा कहना है क्रिमिनल है, उसको क्रिमिनल की तरह देखिए। हाँ, समाज का मैं मानती हूँ, जो पहले को पैनलिस्ट है जो कह रहे हैं कि समाज का रोल ये है कि हर जगह जहां ये इस तरह के परिवार रहते हैं तो लड़ाई झगड़े की आवाज आती है, 100% आती है फ्लैट्स में। लोग इसको दूसरे का मैटर समझ के, पर्सनल मैटर इंटरफेयर नहीं करते, इंटरवीन नहीं करते। ये गलत है, समाज की, सोसाइटी की तरफ से गलत है। सबकी बेटियों को आप समझिए, अपनी बेटियां हैं, तब हमारी बेटियां पे आ जाए बात, तो इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन लड़कियां जब अपने मन से करती है तो ही उस पर सवाल क्यों होता है? ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये पेट्रार्की का अपना एक रूप है। हाँ, इशरत जी, ये अगर आप इस पे जवाब देना चाहें जो तायरा जी ने कहा। और दूसरा ये कि जब निर्भया का मामला हुआ उसके बाद वो उसको हीनियस क्राइम था और उसको लेके बहुत तब्दीलियां भी हुई, आंदोलन भी हुए, सब कुछ हुआ और ये लगा कि भाई उसके बाद कुछ तब्दील होगा, जो मैंने शुरुआत में भी कही थी बात। लेकिन अब ये एक और घटना हो गई, इसके बाद भी क्या गुंजाइश बचती है? कानून तो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है। आप इसको क्या किसी रूप में आप ये भी मानते हैं कि सरकार या पुलिस भी इसमें, या सरकार का कोई भूमिका हो सकती है इसको रोकने के लिए? क्योंकि उस समय आपकी सरकार थी केंद्र में और आपने जो दबाव बना उसके बाद कानून भी लाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उसका।
सबसे पहले आपको नमस्कार, टी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। पैनल में जितने लोग बैठे कांग्रेस की तरफ से नमस्कार। उज्जवल जी, जो आप ये बात कह रहे हैं, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। जो निर्भया का कांड हुआ था उस टाइम भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था, उसको न्याय दिलाने की पूरी बात हुई थी, न्याय दिलाया गया। लेकिन उसके बाद से हमें लगता है कि हिंदुस्तान में 2014 से कुछ ये आई है। अब ये जो आफ्ताब वाला कांड हो गया है दिल्ली में, 6 महीने पहले का कांड है और उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। अरे जब मालूम हो गया है पुलिस को कि 35 टुकड़े उसको कर दिए गए हैं, तो हम तो कहते हैं कि उसको आप सजाए मौत दे दीजिए, फौरन सजाए मौत होना चाहिए। ये हमको मालूम हो गया है। कांग्रेस तो हमेशा करती है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, निर्भया कांड कांड हुआ था, हाथरस का कांड हुआ था, उन्नाव का कांड हुआ था। कांग्रेस तो हर जगह पहुंचती, लड़कियों की लड़ाई लड़ती, महिलाओं की लड़ाई लड़ती है। लेकिन जब अगर मालूम हो जाए कि अगर ये शख्स ने हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ अगर उसने कुछ गलत काम किए हैं, तो उसको तो सजा देना चाहिए। उसके लिए कांग्रेस तो उसके फेवर में नहीं है, उसके खिलाफ है। उसको तो आप फौरन सजा दे दीजिए। लेकिन पुलिस को भी एक्टिव होना चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई शिकायत करके आता है लड़की की तरफ से, उसको हेला हवाली की जाती है। अरे उसको तत्काल प्रभाव से आप देखिए कि किसी लड़की ने आके आप क्या कंप्लेन करी है कि लड़के ने शिकायत करी है, उस चीज को बढ़ने ना दीजिए। ये छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटे छोटे कस्बों में बात बढ़ जाती है, उसी को हाई लेवल बन जाता है, तो उसको क्यों बढ़ने दिया जाता है? लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ है। कांग्रेस की जब भी सरकार बनेगी, हम कोशिश करेंगे कि हमारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस पे और टाइट सख्त कानून लाएंगे। और जो भी लोग इसके अब कितना सख्त कानून, तो ऑलरेडी इतना सख्त है, अब उसमें क्या सख्त लाएंगे कानून? कानून तो मेरे ख्याल से कोई कमजोर है नहीं, क्योंकि इतनी तब्दीलियां उसमें हुई। कानून तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, सब तो है, लेकिन अब वो इसका क्यों असर उतना नहीं है, ये एक समझने वाला विषय है। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, देखिए, आप इसको देख ही रहे हैं कि एक घटनाएं, मैं सिर्फ एक घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, श्रद्धा मर्डर केस का मामला नहीं है, उस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अभी आज ही की अगर मैं बात करूं तो 3-4 घटनाएं तो आज ही की हैं। अब इन घटनाओं के लिए आप किसको दोष दें, ये मैं खुद बहुत सोच में हूं कि भाई पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस अपने तरीके से उस पर रिप्लाई कर रही है। हमने एक पूर्व IPS को भी बुलाया है, वो शायद अभी नहीं जुड़े हैं। आप सरकार की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो 0 टॉलरेंस है। अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वादे भी होते हैं, आप देखते हैं मैनिफेस्टो में सरकारें वादे भी करती हैं, लेकिन ये तो फिर रुक नहीं रहा ना। ये मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इसके पीछे की जड़ को और कैसे पकड़ा जाए, कि कैसे सॉल्यूशन कैसे निकले। सिर्फ कानून बना देने से, या जैसे कि अभी कह रहे हैं इशरत खान साहब, क्या आपको लगता है ये काफी है? जी देखिए, ये इसको अगर हम कई भागों में बात करें, पहली चीज तो ये देखिए कि ये सरकार की या पुलिस की नाकामी कहे या उनकी जिम्मेदारी कहे, तो ये संभव नहीं, उचित नहीं कहना है। क्योंकि पुलिस तो अब उसको न्याय, अपराधी को पकड़ के उसको जेल ना भेजे तो उसकी क्या है, लेकिन जो घटना हुई उसको पुलिस कैसे रोक सकती थी? क्योंकि कोई लिविंग रिलेशन में रह रहा हो या बीवी साथ में रह रहे हो, उसके बाद वो किसी की हत्या कर देता है एक पक्ष दूसरे का, उसको पुलिस कैसे रोकेगी? ये तो आसपास के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, वो रोक सकते हैं, लेकिन उनको भी जब मालूम होगा तब। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो अब धीमे धीमे सोशल मीडिया का जमाना आया है और लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दसियों लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं, ये सब जो चीजें हैं, दोस्ती है, फेसबुक व्हाट्सएप पे लोगों की दोस्ती है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि जिससे दोस्ती है वो है कौन। दूसरा, दबाव कम हो गया है परिवार का, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, परिवार अलग हो गया है, लोग अपने मन से जा करके किसी के साथ रह रहे हैं, वो कैसा है, क्या है, कहाँ रह रहे हैं, इसको जानकारी तक नहीं देते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद संबंधों में जब दरार पैदा होती है और वो अलग होना चाहता है एक पक्ष, जो मुझे लगता है, और दूसरा पक्ष चाहता है कि मैं अलग नहीं होना है, वो दूरियां बढ़ते बढ़ते ये विपत्त रूप धारण करती हैं। और ये एक कहीं मतलब मारने को तो आदमी एक बार में भी मार सकता है, लेकिन इतने टुकड़े करना
ये दिवालियापन है, व्यक्ति के दिमाग का फितूर है कि शायद उसको एक बार मारने में मजा नहीं आया, इसीलिए उसने इस तरह। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, या कानून बना है तो उनको जस्ट तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह की घटना हुई तो उसमें ये निर्णय हो गया। लेकिन यहाँ कानून है, अभी केस चलेगा, कितने समय तक केस चलेगा, बहुत देर लगेगी। तो ये घटनाएं जो उसी से रुकेगी, प्लस परिवार का एक जो दबाव है, परिवार का जो लोग रहते हैं, आज क्या है, लोग कईयों किलोमीटर दूर अकेले जाके रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं है। तो ये सब चीजें कारण है इस घटनाओं के पीछे, और इसके लिए पुलिस, सरकार के साथ साथ समाज को दोष दीजिए, हम सबको दोष दीजिए कि हम इस तरह की क्यों अलग रह रहे हैं, हम क्यों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। पहले क्यों शादियां घर परिवार की इच्छाओं से होती थी, अब अपने आप इच्छाएं से शादी हो रही है, अलग धर्मों में हो रही है, अलग जातियों में। तो ये सब कहीं ना कहीं सब मिला करके देखिए तो ये सब उसका कारण है। बिल्कुल। हमारे साथ मनोज सिंह जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। मनोज सिंह जी, आपका स्वागत है। ये घटनाएं आप देख रहे होंगे, और चूंकि आप पुलिस सेवा में रहे हैं तो आप ज़्यादा समझ पा रहे होंगे कि इसके पीछे की आइडियोलॉजी, या क्या किस तरह से काम करते हैं ये लोग, ये इस तरह के क्रिमिनल्स जो होते हैं, या फिर ये चूंकि एक पैटर्न सा लगता है, जैसे कोई अगर रेप की घटना हुई, वारदात हुई, तो वो फिर बहुत सारी घटनाएं आने लगती हैं सामने, एक के बाद एक के बाद एक। अभी जैसे ये एक हत्या हुई और किसको काटा गया लड़की को, और बड़ा बवाल हुआ, 35 टुकड़े वाला जो मामला है, उसके बाद अब और घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी टुकड़े टुकड़े वाला मामला चल रहा है। तो ये अपराधी किस मानसिकता से, क्या वो एक केस को देख के सीखता है, जैसे पहले वाले ने एक वेब सीरीज देख के सीखी? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये पैटर्न क्यों रिपीट होने लगता है। देखिए, मैं इसको, इस तरह की घटनाओं को 3 दृष्टिकोण से देखना चाहूंगा। जी। जैसा अभी आलोक जी ने कहा, पहला है सोशल फैब्रिक। सोशल फैब्रिक हमारा बड़ा कमजोर हो गया है, और जो सोसाइटी का प्रेशर था, सोसाइटी की जो प्रोटेक्शन थी, वो लगभग गायब हो गई है। ऐसे मामलों में आप देखेंगे कि लड़का लड़की एक साथ चले गए, उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था, और वो अलग अलग रह रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, ना किसी को किसी तरह का सोशल प्रोटेक्शन नहीं था। जब दोनों में डिफरेंसेस हुए तो प्रोबेबली जो लड़की थी वो अपने घर के तरफ या किसी अपने परिवार की तरफ देख नहीं सकती थी सुरक्षा के लिए। तो सोशल फैब्रिक हमारा कमजोर हो गया है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, स्टैंडर्ड एक चीज है, वैसे तो ऐसे मामलों में पुलिस को कहा ही जाता है कि पुलिस की कमजोरी थी। मैं ये अवश्य कहूंगा कि जो पुलिस का जो हमारा, मे बी मैं जो समझता हूं वो गलत है, पर पुलिस का जो हमारा पुलिसिंग पैटर्न था, वॉच का पैटर्न था, वो खत्म हो गया है। अच्छा। पहले होता था कि अगर कहीं इस तरह की बात हुई है तो एक थाने से दूसरे थाने तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर जाती थी, उस पर नजर रखी जाती थी। मोहल्ले में कोई नया किराएदार आता था तो उसकी खबर होती थी थाने को, थाने वाले उस पर चेक करते थे, वो पुलिसिंग खत्म हो गई है। तीसरी एक और बात कहना चाहूंगा जी, इट मे बी थोड़ा सा कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, बट आई विल से कि हमारी जुडिशियल फेल्योर भी है। अच्छा। हम कानून जैसे भी हैं, जो भी हैं, उनके तहत न्यायालय को जो सजाएं देनी चाहिए वो सजाएं मिल नहीं रही हैं, और जहां मिल भी रही है वहां पर दया भाव या क्लेमेंसी या क्षमा भाव बहुत अधिक है। परिणाम यह है कि विलंब से न्याय मिला, उसके बाद किसी न किसी बहाने से वो छूट गए, तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें ये भाव बलवान होता जा रहा है कि अगर वो कोई अपराध कर लेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें सजा नहीं मिलेगी। और जब ये बात फैलने लगती है तो अपराधी न केवल एक दूसरे से सीखते हैं बल्कि एक दूसरे को आउट डू करने की कोशिश करते हैं। मैं तुझसे ज्यादा क्रूएल हूं, मैं तुझसे ज्यादा हिंसक हूं, मैंने उसकी लाइन को छोटा कर दिया है। ये केवल अच्छाई में ही नहीं चलता है, ये बुराई में भी चलता है। तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन की जरूरत
हमारा सोशल और मॉरल फैब्रिक स्ट्रांग होना चाहिए, उधर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर हमारी पोलिसिंग भी बेहतर होने की जरूरत है। और मैं नेटवर्क का इशू है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो इट शुड बी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हाँ, फिर उसमें क्षमा का भावना नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। मैं आता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात मनोज सिंह जी ने आपने बताई है, ये 3 पैटर्न, इस पे मैं बात करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं, फौरन आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुणवत्ता की बात चली है, एक नई शुरुआत मिली है, परिवर्तन को गले लगाकर अपनाएंगे जेड। प्रोडक्शन भरपूर बढ़ेगा, प्रॉफिट भी अब खूब चढ़ेगा, काम को नई दिशा दिखाकर अपनाएंगे जेड। चलो देश का रूप निखारें, पर्यावरण को हम ही संवारें, प्रदूषण से बचाने को अपनाएंगे जेड। आइए आज ही भारत सरकार के MSME मंत्रालय की जेड सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्टर करें। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए। खास पैनल, बेटियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, महिला अपराध को लेकर हम बात कर रहे हैं, और ये पैटर्न है, क्या है, क्यों हो रहा है, इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको रोका कैसे जा सकता है और ये क्यों हो रहा है। तायरा जी, एक 3 महत्वपूर्ण बातें जो कहीं मनोज जी ने, उस पर मैं आपसे सवाल लूंगा ही, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैं ही इन कार्यक्रमों में अगर अपनी बात करूं तो पहले मैं कभी डिबेट करता हूं कि महिलाओं को, खासकर बच्चियों को, उनकी भ्रूण हत्या कैसे रोकी जाए, रेशियो कम हो रहा है। फिर मैं बात करता हूं कि भाई बच्चियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनको कैसे पढ़ने की बात, पढ़ाया कैसे जाए, उसको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब जब बेटी पढ़ भी ली, बेटी रेशियो भी, अब उसके बाद फिर एक डिबेट करनी पड़ती है कि बेटियों को टुकड़े टुकड़े होने से कैसे बचाया जाए। मान लीजिए वो भी बचा लिया शादी से पहले, तो फिर एक और बात होती है कि उनको डोमेस्टिक वायलेंस से कैसे बचाया जाए। तो ये 4 चरण तो यही हो गए। ये तो अब पूरी तरह से सोसाइटी इसके लिए कसूरवार है। अब आप कानून को कहां तक दोषी देंगे? भाई सोसाइटी उस तरीके से चीजें कर नहीं रही, जबकि महिलाएं, आदि आबादी, नारी सशक्तिकरण मंत्रालय है और जाने क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन फिर भी ये पैदा होने से पहले से लेकर और अपनी आधे जीवन तक ये हम लोग डिबेट करते ही रहते हैं। और तमाम आप ही जाने कितने कार्यक्रमों में इन अलग अलग पैटर्न की डिबेट कर चुकी होंगी। तो ये सवाल आपसे ज्यादा बनता है, मैं समझना चाहता हूं कि इसके ये क्या है। करण की बात होती है, एम्पावरमेंट की बात होती है, उसकी इमेंसिपेशन की बात होती है, तो ज्यादा तो लिप सर्विस है। देखिए, क्योंकि मैं महिला के मुद्दे पे 24 साल से काम कर रही हूँ। मुझसे भी लोग कहते थे कि मैडम आप बात बहुत करती है, जब हम फीमेल फीटिसाइड पे काम कर रहे थे, कि बच्चियों को इस दुनिया में आने से पहले, खुला आसमान देखने से पहले तब गोद दिया जाता है, और वो भी पढ़े लिखे परिवारों में। साइंटिफिक देन अल्ट्रासाउंड के द्वारा तय होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब ऑप्रेस क्लास जो पढ़े लिखे लोग नहीं वहां होता है, बड़े पढ़े लिखे सभ्य परिवारों में भी होता है। तो मैंने इसीलिए, मेरे सिर्फ एक बेटी है, क्योंकि मैं काम ही कर रही हूँ, ये कह सकूं कि हाँ जो मैं कह रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो देखिए, लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए। पैट्रियार्की आज भी कंट्रोल करती है। बात आप लाख कीजिए सशक्तिकरण की, आज भी बिटिया का जब बलात्कार होता है हाथरस में, आपको याद होगा, तो कहा गया ऐसी बिटिया गन्ने के खेत में पाई जाती है, अरहर के खेत में पाई जाती है। लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, बलात्कार होगा 4 साल की 5 साल की बच्ची से लेकर 70 साल तक की, और कहा जाएगा महिलाएं कपड़े ढंग से नहीं पहनती, उनका खान पान ठीक नहीं है, उनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। तो आप ये सोचिए, पैट्रियार्की सिर्फ पुरुष नहीं है पैट्रियार्कल। मैं ये नहीं कहूंगी, बहुत से पुरुष बहुत ब्रॉड माइंडेड है, जो निर्भया के टाइम में भी हमारे शाना बशाना खड़े थे, तब हमने इतना मजबूत कानून बनाया।
कांग्रेस ने ऐसे ही जस्टिस वर्मा कमेटी गठित नहीं की थी। ये महिलाओं का आंदोलन था जो गठित कराया था। और मैं फिर अपने आप को बार बार कहती हूँ, आई एम फॉर्चुनेट, अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने भी उसमें इनपुट दिया था। तो जितनी भी एक्टिविस्ट, महिला एक्टिविस्ट थी, आंदोलन कर रही थी, वो सभी की मांग थी कि एक मजबूत कानून बने, और एक मजबूत कानून बना। और कहा गया कि ऐसे केसेस का जो है, जो रेयरेस्ट टू रेयर कैटेगरी में आएंगे, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट से होगा, से विटनेस हॉस्टाइल ना हो, पुलिस सारे एविडेंसेस कलेक्ट करे, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट उसी पर अपना वर्डिक्ट देता है, अपना डिसीजन देता है। तो इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि श्रद्धा से अगर हमदर्दी है, प्यार है, वो बिटिया थी हमारी, हमने एक बिटिया खो दी है, तो आपका यह होना चाहिए कि पुलिस एक एक फ्रेजाइल जो है वो भी एविडेंसेस कलेक्ट करे, और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पुलिस इस वक्त कलेक्ट कर रही है, वो सारे चेक निकाल रही है, सब जो सार्वजनिक करना चाहिए वो कर रही है, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रही है। कल भी वो मरौली के फॉरेस्ट में उस बच्ची के बॉडी के पार्ट को ढूंढती रही, कि उसने बताया कि हमने नहर में फेंका, उसका सारा पानी निकालती रही। तो जद्दोजहद कर रही है, निकाल रही है, अपना काम कर रही है, तो करने दीजिए। आपका एम्फेसिस होना चाहिए कि पुलिस अपने सारे एविडेंसेस कलेक्ट करे। मैं एक चीज से एग्री करती हूँ जो को पैनलिस्ट कर रहे थे, कि ऐसे लोगों को क्षमा याचना देने की क्या जरूरत। जो दरिंदे होते हैं उनको बिल्कुल क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। निर्भया के बाद तो ये तय हो गया था, रेयरेस्ट टू रेयर केस की कैटेगरी बन गई थी। अब ये श्रद्धा का केस भी रेयरेस्ट टू रेयर में जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पेट्राकी जो है, इसको भी समझने की जरूरत है। लड़कियां अलग रह रही हैं, अकेले रह रही हैं, अपना काम कर रही हैं। अरे भाई, वो इस आजाद भारत में, सबसे बड़े लोकतंत्र में, जो संविधान से चलता है, उसमें जस्टिस वर्मा की कमेटी पूरी पढ़िए, जिस्ट है उसमें आप पढ़ेंगे तो लिखा है, द इंस्टीट्यूशन इन स्टेट मस्ट स्टैंड विद विक्टिम विमेन। तो विमेन के साथ पुलिस भी खड़ी होनी चाहिए, स्टेट भी खड़ा होना चाहिए। और जाहिर है कोर्ट, देखिए आप ये नहीं कह सकते, हम लोग को भी गुस्सा आ रहा है, चाह रहा है कि खड़े होकर उसको चौराहे पे मार दिया जाए, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले देश में ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे पुलिस को एविडेंसेस कलेक्ट करने होंगे, कोर्ट में ले जाना होगा, कोर्ट में सबूत रखे जाएंगे, उन सबूतों पर कोर्ट अपना डिसीजन देगा। तो मुझे लगता है इस चीजों को समझने की जरूरत है। और शादी के बाद ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस या मारपीट अभी हो रही है। क्या आपको याद नहीं है कि अक्सर हम लोग सुनते थे कि स्टोव फट गया और बिटिया मर गई, स्टोव फट गया और कुकर फट गया और बिटिया मर गई। तो क्या मतलब, इतनी जहेज नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो उसको एक ये दिमाग में है पेट्राकी के कि वो है क्या, सामान है, कमोडिटी है, और जो पुरुष है उसको उसका हकदार है, वो उसको एक जायदाद, एक जमीन के टुकड़े की तरह है कि वो उसको कंट्रोल करता है। तो वो कुछ कह नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, ये उसका वो है कि वो बताएगा क्या करना है, और उसको अपना स्टेटस ऊपर उठाना है, तो मैके से पैसा लाके देना होगा। वो स्टेटस अपना ऊपर उठाएंगे कि जो है उसमें सास भी इन्वॉल्व होती है। मैंने पहले भी एक बार कहा है कि पेट्राकी सिर्फ पुरुष नहीं होते हैं, महिलाएं भी उसका वाहक करती हैं, आगे लेके चलती हैं। पुरुष उन्हें भी तैयार करते हैं इसके लिए, तो वो भी तैयार होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत जगहों पे ससुर बहुत नर्म होते हैं और सासें जो है वो बहुत सख्त होती है। तो ये डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से न देखा जाए। संतोष जी खुले हवा में परवाज करने दीजिए बेटियों को, पढ़ने दीजिए, बेटों की तरह उन्हें भी अपने पर पसार फैलाने दीजिए आसमान में, लेकिन उनको ये जरूरी थोड़ी है, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बेखौफ आजादी दीजिए। भाई अगर लड़का निकल सकता है तो लड़की भी निकल सकती है, लड़का अकेले रह सकता है, लड़की भी रह सकती है। इन दरिंदों को रोका जाए, दरिंदों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि रोंगटे खड़े हो जाए इनकी, और तमाम लोगों की हिम्मत न करें दोबारा किसी बेटी की तरफ आंख उठा के देखने की। ये होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही। संतोष जी ये जो बात इससे पहले मनोज जी कह रहे थे, ताहिरा जी कह रही है कि एक चीज है कि भाई आप सोसाइटी को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी को आप ब्लेम कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा भी कि सोसाइटी में एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए। लेकिन पुलिस के पैटर्न को लेकर जो सवाल उठाया
उस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहता हूं कि पुलिस जो एक पहले पैटर्न हुआ करता था वो खत्म हो गया, ये मनोज जी कह रहे हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्योंकि दिल्ली में पुलिस जो कर रही है उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अदालत में ये मामला टिक ना पाए, या कितना टिकेगा इस पर लोगों को संदेह है। ये दो चीजें हैं। सबसे बड़ी बात जो मनोज सिंह ने कहा कि पुलिस की वॉचिंग व्यवस्था कम हो गई है, तो निश्चित ही देखिए पुलिस भी अब जिस तरीके से समाज की वॉचिंग व्यवस्था खत्म है, जैसे हम अपने बच्चे को कहीं भेजते हैं, हमने वॉच करना बंद कर दिया कि ठीक है बच्चा अपना गया है, बड़ा हो गया है, पढ़ रहा होगा, लिख रहा होगा या घूम रहा होगा, क्या कर रहा है, इस पे हम लोग भी ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक बहुत जो है एक अच्छी कहावत थी जो है गांव में पहले कि खेती और बेटी ये बचाने से बचती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि ना अगर हम वॉच नहीं करेंगे कि हमारी बेटी कब आई, रात के 12 बजे आ रही तो थी कहाँ, ये इन सब चीजों को जो है देखना पड़ेगा। और ये देखेगा कौन? हम देखेंगे, आप देखेंगे। कभी कभी हम लोग मोहल्ले में जब छोटे थे और अकेले रहते थे या किसी दोस्त को लेके आते थे घर पे, तो अगल बगल वाले लोग बता देते थे कि भैया आज तुम्हारा लड़का किसी लड़के के साथ आया था। ये वॉचिंग व्यवस्था थी उस समय की। और आज की जो वॉचिंग व्यवस्था है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, कोई किसी सामाजिक दायरा ही नहीं। तो लोग ये कहते हैं ना कि भाई अगर आप बात करेंगे आप उसमें पचड़े में पड़ जाएंगे, अगर वैसी भाषा में बात करें। लोग कहते हैं कि क्यों किसी के पचड़े में पड़ना, क्यों इंटरवीन करना, वो उल्टा फंस जाएंगे। ये भी तो एक धारणा बन गई है ना सोसाइटी में। अभी मैं आता हूँ, एक दर्शक हैं नीतू सिंह जी लखनऊ से कॉल कर रही हैं, उनका मैं कॉल ले लेता हूँ, आता हूँ आपके पास। नीतू सिंह जी स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? जी हाँ सर, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन अपराध करने वालों में डर बहुत खत्म हो गया है। न्यायपालिका भी इसके लिए जिम्मेदार है। अभी लगातार देखिए आप ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, इसमें फांसी की सजा दे दी जाए तो उसके लिए सबूत ढूंढा जा रहा है, और सजा होने के बाद भी लोगों को क्षमा दे दी जाती है, जैसा कि अभी बिल्किस बानो केस में हुआ। और दूसरा कारण एक ये भी है कि एक ही घर में रहते हुए लोग एक साथ नहीं हैं, सब मोबाइल में बिजी हैं। क्रिमिनल टाइप के लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं कि जो लोग घर से दूर हैं या अपनी बातें घर वालों से शेयर नहीं कर सकते, तो इस बात का भी फायदा उठाते हैं वो कि ये घर में किसी से शेयर तो करेंगे नहीं। और तीसरा कारण है सर, हम लोग भी, हम सब भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है या होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, तो हमें जरूर बोलना चाहिए, ना कि हम ये सोच कर छोड़ देते हैं कि ये हमारा मामला नहीं है। जब हम ये सोच लेते हैं तभी अपराध को जन्म देते हैं सर। हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं बहुत हद तक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इशरत जी, ये जो एक बात कह रही थी हमारी दर्शक जो कॉल उन्होंने किया, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो एक आपने उन्होंने बिल्किस बानो का मामला उठाया, उन्होंने कहा कि भाई आपने आरोपियों को छोड़ दिया, और जो जेल समिति बनी थी जिन्होंने ये कहा था कि छोड़ा जाना चाहिए, वो इस बार इलेक्शन भी लड़ रहे हैं गुजरात में। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? यही बात तो गलत है ना कि अगर बिल्किस बानो कांड में अगर आरोपी को आपने जमानत दे दी, उनको छोड़ दिया, इसके बाद आप उनका स्वागत कर रहे हैं, फिर उनको आप चुनाव लड़ा रहे, तो हौसले तो बढ़ेंगे। तो हौसले क्यों बढ़ने दो? ऐसे लोगों को क्यों आप चुनाव लड़ने दीजिए? बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि दूसरे के ऊपर कह सकती है लेकिन अपने ऊपर नहीं कह सकती है। उसके पाले में अगर कोई जाएगा तो वो साफ पाक हो जाएगा। तो जो हमारी बहन दर्शक कह रही थी कि लखनऊ से बोल रही थी कि हमारी भी कमी है, थोड़ा सा घर वालों को भी देखना चाहिए कि हमारी बेटी बाहर गई है, उसका मोबाइल को भी चेक कर लेना चाहिए, हमारे अपने लड़के का भी मोबाइल चेक कर लेना चाहिए रात में क्या किससे क्या बात की जाती है। उससे भी असर पड़ता है कि लड़की लड़का डरते हैं कि मेरे माँ बाप उसको चेक करेंगे, जिससे कि हमको खतरा हो सकता है, हम पकड़ जाएंगे। तो इस पे भी थोड़ा सा घर की फैमिली को ध्यान देना चाहिए। इस तरह की बातों पर ध्यान दिया जाएगा तो इस तरह के कांड नहीं होंगे, क्योंकि सब बिल्कुल आजाद छोड़ दिए जाते हैं। लड़के 12 बजे तक घूम रहे हैं, 1 बजे तक घूम रहे हैं, घर आ जाते हैं, उनके माँ बाप कुछ पूछते नहीं। अरे आप उनको सजा दीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि माँ बाप नहीं पूछ रहे बेटियों से, ये ऐसा क्यों भाई? जब ये पता है कि इतना खतरा, ये भी तो एक प्रश्न उठ रहा है ना आलोक जी। ये मुझे बड़ी हैरानी हो रही है इस बात को। एक तो ये ठीक बात है, चलिए ऐसा भी नहीं हो गया कि हम मंगल ग्रह दूसरे ग्रह पे चले गए, ये वही ग्रह है, वही सब लोग हैं। अब ये अचानक से ये तब्दीली, इसको बहुत सारे लोग इसको भी देख रहे हैं भाई ये बदलाव, अब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी हाई हो गई है,
ऐसा भी नहीं है। शिक्षा भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही है, ये कहा जा रहा है। तो सारी चीज़ें जब इतनी बेहतर और इतनी अच्छी हैं, तो ये फिर एक नई तरह की बात क्यों निकल कर सामने आ रही है कि माँ बाप नहीं देख रहे, उतना निगरानी नहीं हो रही? क्या आपको लग रहा है इसमें? ये तो फिर ये नए तरह की हमको डिबेट करनी पड़ेगी, इसको फिर परवरिश से जोड़ना पड़ेगा। आलोक जी। हेलो। हाँ आलोक जी, आवाज आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कोई भी गार्जियन, माता पिता या मुखिया ये चाहता होगा कि उसके बच्चे बिगड़े, मेरी समझ से। लेकिन जिस तेजी से समाज में बदलाव आया, सोशल का जमाना आया है, लोग एक शहर से 500-500 हजार किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्लस जो नए नए कानून बन रहे हैं कि आप बगैर शादी किए भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, प्यार करेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, ये वही हो रही है। अनजाने लोग एक दूसरे की घटनाएं नहीं कर रहे हैं। आप ये चीज देखिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये पहले साथ रहते थे, उसके बाद तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण मुझे जो लगता है कि एक समय तक तो साथ में रहते हैं, जब उसके बाद इच्छाएं उनकी पूरी हो जाती हैं, फिर वो लोग अलग रहना चाहते हैं। एक पक्ष चाहता है अलग, एक पक्ष चाहता है कि अब तो हमको साथ में रहना है, तो उसके बाद ये सब घटनाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अनजान लोग एक दूसरे के कत्ल कर दे रहे हैं, अनजान इसमें कोई नहीं है। दिल्ली की घटना, बंबई से आकर के वो दिल्ली में इतने साल से रह रहे थे, ये इसको कौन मानेगा? क्या घर वालों को क्या नहीं मालूम नहीं था? पुलिस कैसे पता करेगी? बहुत से लोग आज भी दिल्ली, लखनऊ में रह रहे हैं। लखनऊ में रात के 12 बजे 1 बजे होटलों में पार्टी हो रही है, सिगरेट दारू सब कुछ हो रहा है। क्या करेंगे? क्या घर वालों को नहीं मालूम है? घर वाले रोकते नहीं होंगे? रोकते होंगे, लेकिन वो उनके घर वालों से कंट्रोल से बाहर होंगे। और जब बाहर होते हैं नहीं, या फिर उनको लग रहा होगा, ये भी एक है ना, इसको प्रोग्रेसिव माइंडसेट से भी जोड़ा जाता है। अब अगर आप ये बात कह रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस बात की आलोचना इससे करेंगे कि आप संकीर्ण मानसिकता से ये बात कह रहे हैं। जब दुनिया आगे निकल गई है, लड़के घूम सकते हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई लड़कियां ये ना करें, वो ना करें, या पर बेटा ये ना करे, वो ना करे। इतनी आजादी तो नहीं दे देनी है ना कि 12 बजे सड़क पे खड़े होकर के आप दो कॉलर हैं आलोक जी, 2 कॉलर हैं। एक चेन्नई से प्रेम है और हिमाचल से एक दर्शक हैं राजेंद्र जी। हिमाचल से अगर वो ऑनलाइन पे हैं, राजेंद्र जी स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं हिमाचल प्रदेश के सरकार मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। हाँ नागेंद्र जी बताइए। सर मेरा कहना ये है कि ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है जी। ये जो भी ये कानून का, सरकार का इकबाल जो खत्म हो रहा है, और ये जो खाकी और खादी के जो खौफ खत्म हो चुका है, जो पहले नेता होते थे, गांव में बुजुर्ग होते थे, प्रधान होते थे, उनसे आम गांव के नौजवान जो थे वो डरते थे। लेकिन आज जो सोशल जो फैब्रिक है हमारा, जो सामाजिक तानावाना है, उसका सारे का सारा ठेका जो है सोशल मीडिया ने ले रखा है। और सर ये जो पुलिस भी मैं समझता हूँ कि अलाउद्दीन के चिराग की तरह सिर्फ सरकारों का ही काम करती है, और जब बात आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की, तो ये मनोज सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज की तारीख में जुडिशरी, विधायिका, मीडिया, जनता को ऐसा लगता है कि सब बिक चुके हैं। कोई मतलब, क्योंकि जैसे मुद्दे आज आप उठा रहे हैं, आप देखिए कि कोई चैनल नहीं उठाता। वो मतलब इस तरह से मतलब इसको डील करते हैं। और ये जो बेटियों की जो बात है, सिर्फ एक दिन महिला दिवस या नारी शक्ति या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 365 दिन जो है वो में एक दिन रख करके, और 364 दिन खुली छूट, ये 65% युवा भारत जो है वो शिक्षित है लेकिन सुशिक्षित नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, क्योंकि ये नागेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये वाकई में मैं पूछूंगा भी अपने मेहमानों से। प्रेम अगर हैं लाइन पे, प्रेम चेन्नई से कॉल कर रहे हैं। प्रेम आप अभी हैं कॉल पे? हाँ नमस्कार सर। हाँ बताइए प्रेम, मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी बुराई है, ये समाज के काम से है। और अधिकार जैसे बोलते हैं, जैसे 25 साल की मैं हो गई हूँ, मेरे मन से मैं याद रखती हूँ, या 25 साल का मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और दूसरा, समाज में आज मीडिया के यही प्रचार हो रहा है कि लड़की बड़ी हो गई है, कहीं भी जा सकती है, रात में 12 बजे भी घूम सकती है। ये तो सबसे बड़ा अपराध शुरू हो गया है। और दूसरा, आप देखें सर, पुराने जमाने में जब लड़का लड़की या शादीशुदा औरत या मर्द में लड़ाई भी हो जाती थी,
एक दूसरे से अलग भी हो जाते थे, वो एक जगह चुपचाप बने रहते थे, उनमें कभी आपसी झगड़े झंझट नहीं होते थे, क्योंकि उनके माता पिता थे या उनके बुजुर्ग थे, वो उनको दबा के रख लेते थे। आज के समाज में ये अकेले रहते हैं, तो अकेले रहने के कारण में इनको बोलने वाला कोई नहीं होता है। आज पुलिस की क्या गलती है, न्यायालय की क्या गलती है? न्यायालय को साक्ष्य है, साक्ष्य में अगर न्यायालय साक्ष्य लेता है तो वो 302 मैक्सिमम इसको सजा देगा। अदरवाइज दूसरे देश में अगर ये होता तो इसको 40,000 साल की सजा मिल सकती थी। 35 टुकड़े इसलिए किए, एक पर 10-20 साल की सजा। बिल्कुल अपने देश का न्यायपालिका भी तो ऐसे कमजोर। हाँ, ये ठीक, बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपने सुना, आपने 3 महत्वपूर्ण बात कही थी। एक सोशल फैब्रिक की आपने बात कही, पुलिस पैटर्न और न्यायपालिका की बात कही, और हमारे मेहमान भी इस दिशा में बात कर रहे थे। लेकिन ये जो एक और पहलू निकल कर आ रहा है, जो मैं बहुत सारी बातचीत जब डिबेट्स होती है या सोसाइटी में बात होती है, जो आलोक जी भी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, इशरत जी भी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पुलिस को तो इससे भी 2-4 होना पड़ता है। ये एक तरीके से बच्चे की परवरिश से जुड़ा हुआ भी मामला है, या सोसाइटी में बदलता हुआ ये पैटर्न है क्या? जैसे ऐसा तो नहीं है कि बहुत हाई प्रोफाइल जगहों पर जो रात में पब जाते हैं या जो टिंडर या इस तरह की डेटिंग साइट्स के जरिए मिलते हैं, उन्हीं की हत्याएं हो रही हैं। अभी कुछ हत्याएं तो हुई हैं जिसमें आजमगढ़ या बिहार का मामला ले लीजिए, मथुरा की मामला ले लीजिए, ये तो बहुत गांव देहात के, ये तो बच्चे जानते भी नहीं थे, सही टाइम पे घर में चले जाते थे, फिर भी उनको काटा पीटा गया। इसका क्या, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने जो पहले भी कहा कि सोशल और मॉरल फैब्रिक कमजोर पड़ गया है। एक चीज मैं बड़ा साफ कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह से मैं पुरुषों और महिलाओं की बराबर स्वतंत्रता का हामी हूं। अगर लड़के को हम रात 12 बजे तक घर से बाहर जाने दे सकते हैं, तो लड़की भी घर से 12 बजे रात तक या उसके बाद तक बाहर जाने की अधिकारी है। हमें उसे प्रोटेक्शन देना है। अगर हमारा संविधान कहता है, हमारे नियम कहते हैं, हमारा सामाजिक वैल्यू सिस्टम कह रहा है कि हम उनको बराबर आजादी देंगे, तो हमें देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। हमें उस सिस्टम के, उसके रहते, उसकी उस आजादी के रहते, उसके परवाज के रहते उसे प्रोटेक्शन देनी होगी। तो पहली चीज है मॉरल फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग करना। हम उनको बचपन से बड़े, जो बड़े होते हैं, परिवार को, उन बच्चों को अपने साथ इस तरह समेट लेना होता है कि उन्हें परिवार पर पूरा भरोसा हो, समाज पर पूरा भरोसा हो। और जब वो कोई स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, तो बजाय इसके कि हम उसका विरोध करें और हर वक्त उसके पीछे डंडा लेकर घूमते रहें, हमें उन्हें एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा। उन्हें एक एश्योरेंस देनी होगी कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई खतरा महसूस होता है, तो आप यहां जा सकते हैं। हमने कई संस्थाएं भी क्रिएट की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी समहाउ और अदर हमारे सिस्टम ने इन बच्चों में, हमारे युवाओं में इन संस्थाओं के प्रति वो फेथ नहीं पैदा किया जो कि हो जाना चाहिए। अच्छा। जैसे नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, काउंसलिंग के लिए पुलिस में भी हैं, अदर संस्थाएं भी हैं, पुलिस के पुलिस थाने, महिला पुलिस थाने भी बना दिए गए हैं। पर अभी भी जो लड़कियों में, महिलाओं में जो फेथ होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। इस तरफ कॉन्शियसली काम करने की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा, हमने सभी ने देखा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं। अभी भी बहुत कम महिलाएं उस तरफ जाना चाहती हैं या जाती हैं। तो हमें उनको बचपन से स्कूलों में, चाहे पुलिस का एक्सपोजर हो, एक नियम बना दिया गया है कि पुलिस वाले बच्चों के स्कूल में वर्दी में नहीं जाएंगे। मेरा कहना बिल्कुल उल्टा है। बच्चों के स्कूलों में पुलिस का रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए, उन्हें क्लासेस लेनी चाहिए, बच्चों से मिक्सअप करना चाहिए, ताकि बचपन से ही हर व्यक्ति पुलिस पर विश्वास करना सीख सके, उससे डरे नहीं, बल्कि उसे ये समझे कि ये तो हमारे लिए आवश्यक हैं, जब जरूरत होगी तो हम इनसे सहायता ले सकते हैं। तो जब तक ये सोशल और मॉरल फैब्रिक नहीं पैदा होगा, तब तक कठिनाइयां होंगी। दूसरी चीज मैं फिर दोबारा एक बार कहूंगा कि जो जुडिशियल क्लीमेंसी है, माफी करना है, या बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड्स पर, देखिए ये कहना तो बड़ा आसान है कि जो साक्ष्य पुलिस प्रस्तुत करती है उसी के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है,
लेकिन कई बार हम लोगों ने ये देखा है और सभी ने अनुभव किया होगा कि कई बार साक्ष्यों का कुछ इस तरह मूल्यांकन कर लिया जाता है कि वो गले नहीं उतरता। जैसे अगर कोई असहाय परिवार है, बहुत दूर है, कम पढ़े लिखे हैं, कठिनाई है उनको पुलिस तक पहुंचने में, और उसमें एफआईआर लिखाने में देर की गई है, तो उस देरी को आधार बना करके एक्यूज को छोड़ दिया जाए, ये मेरे विचार से उचित नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी, एक चीज मनोज जी, एक जी मैं बीच में माफी के साथ प्लीज ये छावला मर्डर केस जिसका ताहिरा जी ने जिक्र किया था, इसको और जो बिल्किस बानो का जिक्र हुआ, ये दोनों घटनाएं हैं, इसको बड़ा अलग अलग तरीके से जब इस तरह की घटनाओं की हम बात करते हैं तो कहा जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा गया, उनका स्वागत सत्कार हुआ, छावला मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। मैंने तो स्पष्ट कह दिया कि ये ऐसे मामलों में थोड़ा सा सख्ती ही ज्यादा बेहतर होगी। दूसरी चीज इसमें भी मैं थोड़ा सा सोसाइटी को कहता हूं कि ऐसे लोगों का क्यों महिमा मंडन होता है। ऐसे लोगों को अगर वो पॉलिटिक्स में जाते हैं, कहीं चुनाव लड़ते हैं, तो क्यों उनको हम वोट दे रहे हैं? बेटियां सब बराबर होती हैं, मनुष्य सभी बराबर होते हैं, किसी आपत्ति में, किसी कष्ट में कोई भेद नहीं सोचा जा सकता। और विशेषतः मनुष्य से मनुष्य का भेद तो मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए अगर बिल्किस बानो या किसी अन्य केस में किसी अपराधी का महिमा मंडन होता है तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, और मैं यही कहूंगा कि हमारा सोशल फैब्रिक कमजोर हो गया है जिसके कारण इस प्रकार की चीजें होती हैं। बिल्कुल। आलोक जी, ये बात मनोज जी कह रहे हैं, इन्होंने जो एक मनोज जी ने बात उठाई कि न्यायपालिका की में जो सज़ा दी जा रही है, या जो एक थोड़ा सा लचीलापन अपना लिया जाता है, या फिर जो छावला केस या जो बिल्किस बानो मामले में हुआ, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इसकी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। इसमें एक एंगल और भी अगर हम जोड़ दें तो एंगल हो जाता है कि धर्म के आधार पर भी अब चीजें देखा जाता है, उस चश्मे से भी देखा जाता है। जी देखिए, एक बात तो क्लियर है, इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि अपराधी अपराधी है, जिसने घटना की है उसके क्षमा का तो शब्द ही नहीं होना चाहिए। हाँ। और ये जो क्षमा है ये तो अपराध को बढ़ावा देने का है, तो ये क्षमा तो शब्द ही नहीं होना चाहिए। अपराधी को तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि दूसरा उस तरह के अपराध करने से पहले 10 बार सोचे कि अगर हमने किया तो उस तरह से ही मेरे साथ होगा। तो उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि यहाँ हर चीज में राजनीति है। लव जिहाद को कहां से कहां जोड़ देंगे, कि किस धर्म को किससे जोड़ देंगे, किस राजनीति को किससे जोड़ देंगे, तो उससे बचना आसान नहीं है। लेकिन न्यायपालिका को ये चाहिए कि इस तरह की पैरवी करने वालों की भी नहीं सुननी चाहिए। उनको न्याय पे देना चाहिए कि अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा ऐसी देनी चाहिए कि वो एक मिसाल बने। इशरत जी, चूंकि अब राजनीति का जिक्र आलोक जी ने किया तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि पॉलिटिक्स भी इन तमाम घटनाओं पर, जिन पे शायद पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिटिक्स होने लगती है, तो इस पे तो फिर आपकी बिरादरी कटघरे में है। जी देखिए, छोटी सी एक मिसाल है कि अगर आपके कॉलोनी में कोई बात हो जाती है और हम अगर पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से देख लेना चाहिए, फौरन आके उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर पुलिस मौके पर पहुंच जाए महिला के कंप्लेन पर, तो जो ये लोग काम करने वाले हैं फौरन डर जाएंगे। और हमें आपको सोचना पड़ेगा। छोटी सी और एक बात आ जाती है, सभी लोग गांव घर में कहा करते हैं कि हाई स्कूल तक बच्ची को देख लो, बच्चे को देख लो, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, इंटर तक देख लो, बच्ची को थोड़ी सी और मेहनत कर लो, बीए तक देख लो। जब तीनों ही पार्ट्स निकल जाएंगे तो ये फिर अकल दोनों के आ जाती है, तो फिर इस पे कोई गलत काम नहीं हो पाता है। और कानून को अपना काम करना चाहिए, न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए। सख्त सख्त ऐसे कांड में सजा फौरन देनी चाहिए, इसलिए कि जो आदमी दूसरी करना सोच रहा है
दूसरा करना वो सोचता है कि मान लीजिए इतने दिन केस चल गया, मैं जमानत हो जाएगी, देखा जाएगा, जमानत करवा लेंगे, वो देखो जमानत पे आ गया है, तो उसको हमको रोकना पड़ेगा। वो नहीं होना चाहिए, उसको तत्काल प्रभाव से उसको सजा दे दी जाए, दूसरा कर ही ना पाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और ताहिरा जी हमारे साथ जुड़ी थी, संतोष दुबे जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। और राष्ट्र हित में ये बात ज़रूरी हो जाती है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो जिक्र हो रहा है, चाहे वो सोशल फैब्रिक की बात हो, चाहे वो पुलिस के कार्यप्रणाली की बात हो, और चाहे वो न्यायपालिका की बात हो, इन तीनों को ही और इसके अलावा भी जो तमाम तरह की चीज़ें घटित होती हैं उसको भी कंट्रोल करने की बात हो, तो हमें इस पे विचार करना चाहिए। सिर्फ ये एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है या समाज के एक तबके की जिम्मेदारी नहीं है, इस पर लोगों को मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए, तभी हम सार्थक नतीजे ले पाएंगे। नहीं तो फिर इसी तरह से हम डिबेट्स करते रहेंगे और उसका हासिल कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का राष्ट्र देखने के लिए।